दोस्तों, आज बीजेपी आपातकाल के 50 साल संविधान की हत्या के दिवस के तौर पर मना रही है और विपक्षी तौर पर उसका यह अधिकार है। वो देश को बता रही है कि आपातकाल देश पर लाद कर इंदिरा गांधी ने कितना बड़ा पाप किया था। लेकिन ये काम केवल बीजेपी नहीं कर रही है, बहुत से पत्रकार भी कर रहे हैं। दोस्तों, रजत शर्मा को तो सब जानते हैं। दोस्तों, आपकी अदालत एक इतना लंबा आइकॉनिक कार्यक्रम है जो पिछले कई दशकों से चल रहा है। रजत शर्मा के शो में ऐसा कोई स्टार नहीं जो ना आता हो, ऐसा कोई शायद ही पीएम रहा हो जो शायद इक्का दुक्का ही हो। और तो और दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री भी कई बार उनके कार्यक्रम में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, लोगों को हैरानी तब हुई जब आपातकाल पर रजत शर्मा ने अपनी बात बोली, अपनी आपबीती बताई। जैसे रजत शर्मा ने, क्योंकि आज आपातकाल में हर कोई अपने अपने अनुभव साझा कर रहा है, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया में लिखा, 50 साल हो गए, आज के दिन प्रेस फ्रीडम छीन ली गई थी। इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लागू कर दी, अखबारों की बिजली काट दी, कई न्यूज़पेपर्स के दफ्तरों पर पुलिस ने ताले लगा दिए, कई पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। उस जमाने में सिर्फ अखबार ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, टीवी और रेडियो सरकारी थे। मैं स्टूडेंट था, 17 साल की उम्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं हुआ। परिस्थितियों ने मुझे अनट्रेन्ड जर्नलिस्ट बना दिया। मैंने और विजय गोयल ने अंडरग्राउंड होकर एक साइक्लोस्टाइल्ड पर्चा निकालना शुरू किया। लोग सच जानने के लिए तरस गए थे, मशाल की डिमांड बढ़ने लगी थी। एक रात को पुलिस आई, मुझे अखबार निकालने के इल्जाम में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले गई। पुलिस थाने में जो टॉर्चर हुआ उसके निशान 50 साल बाद भी मेरे पैरों पर दिखाई देते हैं। फिर कई महीने जेल में रहना पड़ा, पर वो कहानी फिर कभी। दोस्तों, रजत शर्मा ने अपनी आपबीती बताई और एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने कैसे पत्रकारिता उन दिनों में सीखी जब पत्रकारिता करना नामुमकिन हो गया था देश में, ये भी उन्होंने बताया, जो कि एक देखने, समझने और सोचने वाली बात है कि सोचिए उस दौर में पत्रकारों के साथ किस लेवल की ज्यादती हुई। और दोस्तों, रजत शर्मा की इन बातों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, उनके कद का, उनके अनुभव का भी बहुत सम्मान करती हूँ। लेकिन अजीब बात देखिए कि रजत शर्मा को अपने पैरों के वो जख्म तो याद हैं जो दिखते भी होंगे, जो 50 साल पहले उनको इमरजेंसी के दौरान मिले, प्रताड़ना में, पुलिस प्रताड़ना में, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 11 सालों में इस देश में पत्रकारिता को जो कभी ना ठीक होने वाले जख्म मिले हैं, जो कभी नहीं भर सकते, जिनके निशान नहीं, जिनके जख्म हमेशा दिखते रहेंगे। निशान तो तब बनता है ना जब जख्म भर जाता है, ये तो जख्म भी कभी नहीं भरेंगे। क्या रजत शर्मा को वो नहीं दिखाई देता? दोस्तों, रजत शर्मा का चैनल इंडिया टीवी बहुत बड़ा चैनल है, बहुत मुनाफे वाला चैनल है, टीआरपी में भी बहुत अच्छा करता है। और दोस्तों, इस चैनल में किस तरह की खबरें चलती हैं मुझे उसका विश्लेषण नहीं करना, और कोई एक ये चैनल तो है नहीं, सारे चैनल एक जैसे ही चलते हैं। लेकिन वो शख्स जो अपने सामने पत्रकारिता की पिछले 11 सालों में बिल्कुल प्लान तरीके से हत्या देख रहा हो, हर दिन देख रहा हो, वो 50 साल पुराने पत्रकारिता के कुठाराघात पर बोल रहा है, तो ये बात अधूरी नहीं लगेगी। दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर मेरा अनुभव रजत शर्मा से बहुत कम है, लेकिन एक पत्रकार तो पत्रकार होता है ना। तो अजीब बात ये देखिए कि 50 साल पहले पत्रकारिता पर जो हमला हुआ, वो अगर रजत शर्मा को आज परेशान कर रहा है, वो उनको याद आ रहा है, तो आज जो हो रहा है, क्या उसके लिए हम 50 साल का इंतजार करें कि आज के दिन को 50 साल हो जाएंगे तो हमारा जैसा कोई तब बहुत बुजुर्ग हो जाएगा और अपने बच्चों को या अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएगा कि देखो हमारे वक्त में ऐसा होता था, मीडिया को गोदी बोल दिया करते थे, टीवी वालों की ऐसी भद्दी पिटती थी कि सड़क पर अगर वो उतरे तो गोदी मीडिया के नारे लगते थे, न्यूज एंकरों को अपने साथ बाउंसर लेके चलना पड़ता था। दोस्तों, 50 साल बाद क्या अपने बच्चों को हम बताने का इंतजार करें कि ऐसा दौर भी आया था बच्चों, जब सड़क पर अगर आपके हाथ में माइक हो तो लोग मारने के लिए दौड़ते थे। ऐसा दौर भी आया था जब पत्रकारों ने उनको बैठने के लिए कहा गया था, वो तो रेंगने लगे सत्ता के आगे। उन्होंने जो पत्रकारिता का जनाजा निकाला, सोचकर, समझकर, जानबूझकर, वो ऐसा था जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। क्या इसका हम 50 साल बाद व्याख्या करने के लिए इंतजार करें? दोस्तों, अब रजत शर्मा ने ये बात बोली तो इस पर बहुत से लोगों ने उनको जवाब भी दिया। जैसे दोस्तों, पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, आप इनको कई यूट्यूब चैनल्स में बेबाकी से सुनते होंगे। इन्होंने कहा, रजत जी आप एक बात बताना भूल गए, वो ये कि तब आपके वैचारिक कुनबे आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। आपके तत्कालीन सुप्रीमो बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखकर आपातकाल के कसीदे गढ़े थे। जब इंदिरा जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो देवरस ने आचार्य विनोबा भावे से गुहार लगाई कि इंदिरा जी तक उनकी बात पहुंचा दें। आपने वो चिट्ठियां तो पढ़ी होंगी। आरएसएस ने आपातकाल का समर्थन किया था। संघ सुप्रीमो बाला साहब देवरस इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखकर कसीदे गढ़ते थे। अब मोदी सरकार हर साल 25 जून को मनाएगी संविधान हत्या दिवस। दोस्तों, रजत शर्मा
वैसे तो इतने बड़े पत्रकार हैं, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं। दोस्तों, एबीवीपी के कैंडिडेट के तौर पर डूसू का इलेक्शन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ा है रजत शर्मा ने। ये देखिए, सेक्रेटरी के पद पर उनकी फोटो भी है। और ऐसा नहीं है कि रजत शर्मा अपनी इस पहचान को छुपाते हैं, वो सार्वजनिक तौर पर अपनी इस पहचान को बताते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि उनको इस बात को लेकर कोई हर्ज है। और दोस्तों, कॉलेज के ज़माने से ही रजत शर्मा की अरुण जेटली के साथ दोस्ती भी रही है, इसको लेकर भी सार्वजनिक तौर पर बताते रहे हैं। स्वर्गीय अरुण जी के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो रजत शर्मा का एक बैकग्राउंड रहा है, उनका एक वैचारिक बैकग्राउंड रहा है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई किसी भी पाठशाला में गया है, कोई किसी भी स्कूल में गया है, कोई किसी संगठन में रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगर उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में माइक है और उसके बाद उसकी विचारधारा उस पर हावी हो रही है, तो गलत है, तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे। और रजत शर्मा तो बहुत बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े संपादक है। दोस्तों, मैं उनको क्या बताऊं पत्रकारिता क्या होती है, वो आज से कोई पत्रकारिता थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल बहुत सीधा है कि अगर 50 साल पहले वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो आज पर चर्चा करने के लिए हम क्या इसको इतिहास बन जाने का वक्त दें? दोस्तों, इतिहास रजत शर्मा जैसे पत्रकारों को हमेशा याद रखेगा कि जब देश पर आपातकाल थोपा गया इंदिरा गांधी द्वारा, तो अपने इतनी छोटी उम्र में, 17 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है, इतनी कच्ची उम्र में, इतनी छोटी उम्र में रजत शर्मा ने पत्रकारिता के मूल्यों को समझा और एक मशाल जलाने की कोशिश की। उसके लिए उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और रजत शर्मा अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत से पत्रकार थे। इंडियन एक्सप्रेस ने तो अपने पन्ने तक खाली छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, इतिहास बड़ा जुल्मी होता है, वो किसी को नहीं बख्शता। इतिहास ऐसे पत्रकारों को भी नहीं भूलेगा जिन्होंने पत्रकारिता की लाज नहीं रखी, सत्ता की चापलूसी की, सरकार से सवाल नहीं पूछे। क्योंकि सरकार से सवाल ना पूछकर पत्रकार केवल सत्ता की जी हजूरी नहीं कर रहा है, देश के साथ धोखा कर रहा है, अपने व्यूअर के साथ, अपने जनता के साथ धोखा कर रहा है। इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि बड़े बड़े संपादकों और न्यूज चैनल्स के एंकरों ने, न्यूज चैनलों के मालिकों ने विपक्षी नेताओं को स्पेस देने की बजाय उन्हें एंटी नेशनल घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रही हूं, आप किसी भी चैनल को उठा लीजिए, प्राइम टाइम में यही होता है। दोस्तों, देश कभी नहीं भूलेगा कि जब सरकारों से बड़ी बड़ी गलतियां हो रही थी, खासतौर पर इस मोदी सरकार से बड़ी बड़ी गलतियां हो रही थी, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो बिना तैयारी के जीएसटी हो, चाहे वो बिना तैयारी के कोविड लॉकडाउन हो, कोविड के दौरान दूसरी वेव में जो हाल देश की सड़कों में ऑक्सीजन और सिलेंडर मास्क के लिए हुआ था, भूल गए क्या? ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, हम सबकी स्मृतियों में ताज़ा होगा ना। गंगा में तैरती हुई लाशें क्या हम भूल गए? दोस्तों, देश इन पत्रकारों को भी नहीं भूलेगा जो ऐसे दौर में सरकार से सवाल पूछने से चूके। देश ये भी नहीं भूलेगा कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे थे और पत्रकारों ने अपनी जवाबदेही से बचते हुए वो साइड चुननी मुनासिब समझी जो साइड उनको सूट करती है। दोस्तों, आज भले ही उनका आकलन एक बहुत ही सफल और बहुत ही पैसे वाले और बहुत ही समृद्ध पत्रकारों के तौर पर होता हो, संपादकों के तौर पर होता हो, एंकरों के तौर पर होता हो, रिपोर्टरों के तौर पर होता हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, इतिहास बड़ा जालिम होता है और इतिहास सबका मूल्यांकन करता है। 50 साल पहले भी किया था और आज जो वर्तमान है ना, वो भी तो इतिहास बनेगा ना कभी, इसमें भी सबका मूल्यांकन होगा। क्या लगता है आपको दोस्तों, आज की पत्रकारिता को अगर 20 साल बाद याद रखा जाएगा तो पत्रकारिता के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों में या काले धब्बों की तरह याद रखा जाएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।